हाईकोर्ट के एक जज कहते हैं कि देश जो है वो बहुमत के हिसाब से चलेगा, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। वो हाईकोर्ट का जज जिसका विश्वास होना चाहिए देश के संविधान में, देश के कानून में, जिसका विश्वास होना चाहिए संविधान में निहित धर्म निरपेक्षता पर, वो खुलकर विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जाकर कहते हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, कि क्या अब इस देश में संविधान की जरूरत नहीं है? और अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश के अंदर जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इसी संविधान के अंदर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण भी मिलना है। इसी संविधान के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलता है। और आज एक जज जस्टिस शेखर यादव खुलकर कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। जज साहब ने जो बात कही है वो भी बहुत जरूरी और अहम हो जाती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के एक मंच पर जाकर यह बात कह रहे हैं और खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुरूप काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द एक हकीकत होगी। अगर जज साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड तक सीमित रहते तो बात समझ आती, मगर जब आप दोनों चीजों को मिला देते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक मंशा व्यक्त कर रहे हैं। एक जज कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का मानसिक विकास होगा? क्या इस हिंदू राष्ट्र में हर हिंदू को नौकरी मिल जाएगी? और इस हिंदू राष्ट्र में सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? जज साहब ऐसा खुलकर बोल रहे हैं और इनका यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा दोस्तों कि संभल के जज आदित्य सिंह ने बगैर मुसलमानों से मंत्रणा किए एक आदेश जारी कर दिया था, जिसके तहत संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया। मामला इतना खराब हुआ कि 5 लोग गोलीबारी में मारे गए। इसी तरह से कई जगहों पर छोटी छोटी अदालतों में जजेस जो हैं ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं। और अब जस्टिस शेखर यादव का यह बयान मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन्होंने अपने बयान में और क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है। यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः कानून बहुमत के अनुसार काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो मेजॉरिटी के कल्याण और खुशी को लाभ पहुंचाएगा। गौर कीजिएगा, एक व्यक्ति जो कि एक अदालत का जज है वो क्या कह रहा है? वस्तुतः कानून बहुमत के अनुसार काम करेगा। मैं आज जज साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा कानून कहता है कि कानून मेजॉरिटी के हिसाब से काम करेगा? कानून को सत्य के हिसाब से काम करना चाहिए और यह सत्य किसी के साथ भी हो सकता है, बहुमत के साथ भी और अल्पमत के पास भी। कानून जो है वो सबूतों के हिसाब से चलता है, वो बहुमत की सोच के हिसाब से नहीं चलता है। यही वजह है कि कानून की देवी की आंख पर पट्टी है, क्योंकि कानून की देवी सबूतों के हिसाब से काम करती है। और अगर ये सबूत ना हो तो जाहिर सी बात है मामला नहीं चलता। जज साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने सबूतों को दरकिनार कर दिया, उन्होंने कानून को दरकिनार कर दिया, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। वो संविधान जिसमें साफ तौर पर धर्म निरपेक्षता का जिक्र है। और कहीं ना कहीं जज साहब ये बयान दे रहे हैं। जज साहब का बयान इसलिए भी चिंतित करने वाला है दोस्तों क्योंकि इस तारीख पर गौर कीजिए, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर में एक याचिका पर सुनवाई हो रही है और आप जानते हैं वो याचिका क्या कहती है? याचिका पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दे रही है। यानी वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में बने रहेगा, बाबरी को छोड़कर। जी हां, पूजा स्थल अधिनियम 1991 में साफ तौर पर कहा गया था
कि 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है वो बना रहेगा। अब इसे चुनौती देने वाली याचिका पर स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और 2 जजों की खंडपीठ, यानी कि जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 3 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है। और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर पूजा स्थल अधिनियम 1991 खत्म हो गया तब क्या होने वाला है? क्योंकि देश में ऐसे लाखों धार्मिक स्थल हैं जिनके वजूद को लेकर विवाद है, यानी गली गली मोहल्ला मोहल्ला इस भारत में यही चर्चा होगी। देश का युवा इसी मुद्दे पर लग जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत ने क्या कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी हां, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाएगा और देश के युवा को इसी में लगाया जा रहा है। ऐसे में जस्टिस शेखर यादव का यह बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा, इसलिए मैंने कहा मैं तो कानून का जानकार भी नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, एक पत्रकार हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि देश बहुमत के हिसाब से नहीं चलेगा, देश कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा। क्योंकि अगर देश संविधान और कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो आने वाले दिनों में इसी संविधान के अंतर्गत जिन दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उस पर बात बनाएगी। जब जस्टिस शेखर यादव ने यह बात कही थी तो क्या उनके जहन में बात थी कि कहीं ना कहीं वो संविधान का अपमान कर रहे हैं? उनके बयानों पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? उन्होंने आगे बताया, जहां महिलाओं को शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, वहीं एक समुदाय की सदस्य अब भी पत्नियां रखने, हलाला में शामिल होने या 3 तलाक का अभ्यास करने के अधिकार का दावा करते हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर जस्टिस शेखर यादव सीधे तौर पर मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो आगे क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के रूप में मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक देने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं हमें 3 तलाक कहने का अधिकार है और महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का भी अधिकार नहीं है। यह नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वकालत सिर्फ वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म करता है। देश की शीर्ष अदालत भी इसके बारे में बात करती है। यह अदालत का ऐतिहासिक लाइब्रेरी हॉल है जहां कई महान हस्तियां रही हैं। यहां अगर आपने गौर किया होगा, जस्टिस शेखर यादव यह कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान है। चलिए, जस्टिस शेखर यादव, मैं आपके सामने सिर्फ 2 मिसाल देना चाहता हूं। आसाराम और गुरमीत राम रहीम, ये दोनों धर्म के ठेकेदार, इन दोनों पर लाखों करोड़ों लोगों का अथाह विश्वास था। मगर जस्टिस शेखर यादव, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों जेल में हैं बलात्कार के गुनाह सिद्ध होने के बाद। जी हां, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं का विश्वास तोड़ा, हत्या के आरोप तक हैं, और ये दोनों धर्म के ठेकेदार हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में महिलाओं का अपमान किसने किया? सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा जस्टिस शेखर यादव, कि दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान बाराबंकी की एक मस्जिद के सामने एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। मैं नहीं भूला हूं कि बाराबंकी की मस्जिद के सामने वो धार्मिक जुलूस रुकता है और मां बहन की गालियों वाले गाने चलाए जाते हैं, और ये एक धार्मिक जुलूस यात्रा है। तो जस्टिस शेखर यादव, मुझे बताइए ना, मैंने आपको 2 मिसाल दी सो कॉल्ड धर्मगुरुओं की जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, और दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जहां डीजे पर अश्लील गाने चलाए जाते हैं, और यह सब हो रहा है हिंदू धर्म के नाम पर। तो बताइए ना, ऐसे में क्या हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती है,
हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा करने का प्रयास करती है। जज साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनमें से बलात्कारी राम रहीम, इसे बार बार बीजेपी ने पैरोल पर रिहा किया है। यह बात भी आपको पता होगी। याद कीजिएगा, बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट है हिंदू महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का। क्या यहां पर हिंदू महिलाओं का सम्मान हो रहा है जज साहब? बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपको ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं जहां धर्म के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण होता है, और यह तमाम धर्मों में होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आती हैं, ईसाइयों में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आती हैं। मगर कृपया धर्म का सहारा लेकर दूसरे धर्म पर हमला ना करें। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अब ट्रिपल तलाक वजूद में नहीं है। आप एक मंच पर खड़े होकर आधा सत्य, अर्ध सत्य पेश कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ट्रिपल तलाक वजूद में है या नहीं है? नहीं है, फिर भी आप उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि आपका यह बयान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधना है और कुछ नहीं, वो भी आधे अधूरे सच का सहारा लेकर। आप हलाला की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, यह एक ऐसा चलन है जो बहुत क्रूर है, जिसकी कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मकसद एक धर्म की कुरीतियों पर हमला करना है या उस धर्म का पालन करने वाले लोगों पर हमला करना है? यह सवाल तो किया जाएगा ना जज साहब। आखिर क्या वजह है, आप जिसका काम है कानून के हिसाब से अपने फैसले सुनाना, संविधान को तवज्जो देकर अपने फैसले सुनाना, आप ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसका संविधान और कानून से दूर दूर तक नाता नहीं है। आप कह रहे हैं कि कानून बहुमत के हिसाब से चलेगा। नहीं साहब, कानून सच के हिसाब से चलेगा, कानून संविधान के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलेगा। क्योंकि अगर कानून बहुमत की सोच के हिसाब से चलने लगा तो जाहिर सी बात है, माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसे में बात क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जज साहब को समझना चाहिए, आप जो यहां एक एक शब्द कह रहे हैं, मध्य पूर्व के देशों में लोग ऐसी बातों को सुनते हैं। आपके ये बयानात भारत के लिए कूटनीतिक दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। हमारे कई हिंदू बड़ी तादाद में मुस्लिम देशों में नौकरियां करते हैं। आए दिन रोज इस तरह के बयानात, इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने उभर कर आई थी, जहां 3 नाबालिग मुस्लिम लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया। यह कहा गया कि तुम जय श्री राम बोलो। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। संभल की अदालत के जज आदित्य सिंह ने बगैर मुस्लिम पक्ष से मंत्रणा किए सर्वे का आदेश दे दिया। नतीजा आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, सर्वे पर रोक लगानी पड़ी कि आप बंद लिफाफे में हमें सर्वे की फाइंडिंग्स देंगे, आप आगे कोई निर्णय नहीं लेंगे। यह हो रहा है निचली अदालतों में, जहां जजेस अपने हिसाब से सर्वे का आदेश दे रहे हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से जज साहब का यह आपत्तिजनक बयान। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जज साहब ने जो बातें की या वो जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मुस्लिम बच्चों को पीटा जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या असर पड़ेगा बताइए? मैं नहीं भूला हूं जब भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, तो उसकी गूंज मध्य पूर्व देशों में सुनाई दी थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया था। विदेश मंत्रालय ने यह तक कहा था यह फ्रिंज एलिमेंट है, अतिवादी तत्व हैं, इनका मुख्य धारा से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि डर इस बात का था कि कहीं मुकेश अंबानी, रामदेव और गौतम अडानी के जो धंधे हैं मुस्लिम देशों में, उस पर असर ना पड़ जाए। मगर आए दिन ये जो तमाम तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं, उसका क्या असर पड़ेगा मुझे बताइए ना। सबसे बड़ी बात, हर गुजरते दिन के साथ भारत से ऐसी घटनाएं सामने उभर कर आ रही हैं जिसका नुकसान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, अमेरिकी दूतावास ने
भारतीय जनता पार्टी सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने अपनी तरफ से कहा था कि अमेरिकी विदेश विभाग कुछ एजेंसीज के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही है। यानी कि एक व्यक्ति गौतम अडानी को बचाने के लिए अब हम अमेरिका से भी दुश्मनी मोल रहे हैं। हमारे जज साहब हमारे देश के अंदर घटने वाली घटनाएं मुस्लिम देशों में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और अब एक व्यक्ति, एक अडानी के लिए हम अमेरिका से भी दुश्मनी मोलने को तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकी दूतावास ने यह लंबा चौड़ा बयान जारी किया है जो आपके स्क्रीन पर है। हिंदू की यह खबर है। उन्होंने क्या कहा है इस पर गौर कीजिएगा। यह निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है। अमेरिकी सरकार स्वतंत्र संगठनों के साथ ऐसे कार्यक्रमों पर काम करती है जो पत्रकारों के पेशेवर विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रदान करती है। यह कार्यक्रम इन संगठनों के संपादकीय फैसलों या दिशा को प्रभावित नहीं करता। अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस किसी भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सूचित और रचनात्मक बहस को सक्षम बनाता है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराता है। आखिरी पंक्ति पर गौर कीजिए, सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराता है। भाजपा को यही तो दिक्कत है। जो सवाल कर ले वो देशद्रोही है, जो सवाल कर ले वो देश के खिलाफ है, वो देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। अब हालत यह हो गई है कि हम अमेरिका के साथ दुश्मनी मोलने को तैयार हैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। याद कीजिएगा दोस्तों, निशिकांत दुबे ने संसद में खड़े होकर कहा था, सीधा प्रहार किया था अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर और बताया था कि किस तरह से ओसीसीआरपी के साथ उनके लिंक्स हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश है। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ जीएसीसी है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। यूएस गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन ओसीसीआरपी चलाता है। ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जब इस मुद्दे को उठा रहे थे तब उन्हें देश का गद्दार बताया गया था। माननीय उई उई पुई पुई संबित पात्रा ने क्या कहा? दोस्तों, इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष है वो बहुत ही खतरनाक है। आज एक व्यक्ति के लिए, और मैं यहां खड़े होकर उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, गौतम अडानी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, अलग अलग देशों से जो संकेत आ रहे हैं वो सुखद नहीं हैं, मगर एक व्यक्ति को बचाने के लिए हम अपनी पूरी कूटनीति बदलने को तैयार हैं। हम तमाम देशों से अपने संबंध खराब करने को तैयार हैं। इस मामले में भाजपा का क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। भाजपा का बयान, इस एजेंडे के पीछे हमेशा अमेरिकी विदेश विभाग रहा है। एक फ्रांसीसी खोजी मीडिया समूह मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है कि ओसीसीआरपी को जॉर्ज सोरोस और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसी अन्य गहरी राज्य हस्तियों के साथ अमेरिकी विदेश विभाग के यूएसएआईडी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वास्तव में ओसीसीआरपी की 50% फंडिंग सीधे अमेरिकी विदेश विभाग से आती है। यानी कि अब हम गौतम अडानी के लिए अमेरिका से दुश्मनी मोलने को तैयार हैं। मुस्लिम देशों में भारत की साख कोई बहुत ऊंची नहीं हो रही है, यह बात स्पष्ट है। अब एक गौतम अडानी के लिए हम अमेरिका से भी अपने संबंध खराब करने को तैयार हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत की खास बात क्या है। भारत फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है क्योंकि हमारे पास सेक्युलरिज्म जैसी ताकत है, धर्मनिरपेक्षता है, खुला समाज है, उदार समाज है
और भारत को भूल जाइए, हमारा धर्म हिंदू धर्म वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है। मगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के इसी नींव पर बार बार प्रहार कर रहा है। जब जज साहब धर्मनिरपेक्षता को ही खत्म कर देंगे, जब भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति के लिए अपनी नीतियों को बदलेगी और इस तरह से मित्र देशों पर हमला करेगी, तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गौतम अडानी पर क्या क्या आरोप हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को गद्दार बताती है और अब अमेरिका से दुश्मनी मोलने को तैयार है। उन पर क्या क्या आरोप हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कीनिया के हवाई अड्डों को अडानी को पट्टे पर देने में रिश्वतखोरी के आरोप में सार्वजनिक होने के बाद कीनिया ने करार रद्द कर दिया है। बांग्लादेश ने अडानी पर ऊंची कीमत पर बिजली बेचने का आरोप लगाया है और मामले की जांच बिठा दी है। श्रीलंका ने उसके साथ व्यापार न करने की धमकी दी है। फ्रांस की तेल कंपनी ने अडानी के साथ समझौता रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता और प्रचारक बेन पेनिंग्स के खिलाफ अडानी के आरोपों को भ्रमित और शर्मनाक बताते हुए खारिज कर दिया है। कोई एक देश नहीं है जहां अडानी मुश्किल में नहीं है। मैंने आपके सामने कितनी मिसालें पेश की हैं, कितनी मिसालें पेश की हैं, मगर फिर भी राहुल गांधी गद्दार है, फिर भी अमेरिका भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। यह सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों, हम इस देश की धर्मनिरपेक्ष सोच को खत्म कर देंगे, हम अपने तमाम पड़ोसी देशों से दुश्मनी मोल लेंगे, हम अपनी हालत ऐसे कर देंगे कि मुस्लिम देशों में भारत की मौजूदगी मुश्किल हो जाने वाली है, अमेरिका से भी हम दुश्मनी मोलने को तैयार हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारत अलग थलग रह सकता है? भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस देश की खास बात यह है कि हमारे संबंध सीरिया के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, ईरान के साथ भी हैं, ब्रिटेन के साथ भी हैं, फलस्तीन के साथ भी हैं, इस्राइल के साथ भी हैं। यही खूबसूरती भारत की रही है और यह जो राजनीतिक सोच है उसे बर्बाद कर देना चाहती है। और वही चीज हम भाजपा के नेताओं और दुख की बात यह है जजों के मुंह से सुन रहे हैं और यह इस देश के लिए घातक है। मैं जानता हूं आज भी आप में से कई लोग मुझे ही गाली देंगे, मगर मैंने आपके सामने सिर्फ तथ्य रखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तो इस देश के हिंदू राष्ट्र बनने से, माइनॉरिटीज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने से हिंदुओं का मानसिक विकास हो रहा है तो बात समझ आती है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों को दंगे में लगाया जा रहा है। भाजपा के नेता के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरियां भी वहीं पर करते हैं। ठीक है, उनके बच्चे दंगों में शामिल नहीं होते हैं, दंगों में आपके बच्चे शामिल होते हैं। यानी कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर धार्मिक स्थलों की खुदाई में आपके बच्चों को मानसिक तौर पर बर्बाद किया जा रहा है। इसीलिए मुझे जस्टिस शेखर यादव के उस टिप्पणी पर आपत्ति है जब वो ये कहते हैं कि देश का कानून बहुमत के हिसाब से चलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।